हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल संगिनी ग्रो फॉन्ट। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th के बायोलॉजी का क्या मतलब, जीव विज्ञान। ठीक है बच्चों, हम लोग इस वीडियो में बायोलॉजी के चैप्टर 1 के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, हम लोग सबसे पहले एक बात जान लेंगे कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने मित्रों के साथ साझा करें, हमारी वीडियो शेयर करें। और कोई भी प्रश्न हो, स्टडी से रिलेटेड, पढ़ाई से संबंधित कोई भी प्रश्न हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज़ आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, हम लोग आपको रिप्लाई ज़रूर करेंगे। ठीक है बच्चों, अगर आपको हमारी वीडियो क्लियर ना दिख रही हो, हमारी वीडियो साफ ना दिख रही हो तो प्लीज़ अपनी मोबाइल की जो स्क्रीन है उसे एक बार आप टच करें। साइड में आपको वो दिखेगा सेटिंग का ऑप्शन, उस पर आप क्लिक करें। फिर उसके बाद आपको दिखेगा एक वीडियो क्वालिटी का ऑप्शन आपको दिखेगा, आप उस पर टच कर दीजिए। आपको दो तीन ऑप्शंस दिखेंगे, ये ऑटो, हायर, तो फिर आपको हायर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर आपको जो हमारी वीडियो है वो क्लियर, थोड़ी देर में आपको मेरी वीडियो क्लियर दिखने लगेगी। ठीक है, ओनली 3-4 सेकंड में आपको मेरी वीडियो क्लियर दिखने लगेगी, आप आसानी से पढ़ सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पे। ठीक बच्चों, हमारे जो चैप्टर 1 है उसका क्या नाम है, जैव प्रक्रम। क्या नाम है हमारे चैप्टर का नाम, जैव प्रक्रम। ठीक है बच्चों, जैव प्रक्रम, इसे इंग्लिश में क्या कहेंगे, लाइफ प्रोसेसेस। क्या कहेंगे, लाइफ प्रोसेसेस। ठीक है बच्चों, इस चैप्टर में हम लोग जानेंगे कि जैव प्रक्रम क्या होता है। ठीक है, आप लोग तो जानते ही होंगे कि हमारा जो शरीर है वो छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है कि नहीं बना होता है। हमारा शरीर छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर, जिस तरह से हमारा जो घर होता है वो छोटी छोटी ईंट से मिलकर के बना होता है, छोटी छोटी ईंट मिलकर के एक बड़ी सी दीवार बना देते हैं। इसी तरह से हमारे शरीर में छोटी छोटी कोशिकाएं मिलकर के एक हाथ बना देते हैं। देखिए हमारा हाथ भी इसी तरह से आप देख सकते हैं। ये जो हाथ होता है इसमें बहुत ही, अगर आप माइक्रोस्कोप से देखेंगे, माइक्रोस्कोप का मतलब यानी सूक्ष्मदर्शी, आपने कक्षा 9 में पढ़ रखा होगा कि हमारा जो शरीर है वो छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है। और कोशिकाएं क्या होती हैं ये भी पढ़ा होगा आपने। अगर नहीं पढ़ा है तो फिर मैं आपको हमारी जो क्लास 9th है उसके लिए वीडियो बनाऊंगी मैं चैप्टर 1 का बायोलॉजी का, आप तब पढ़ लीजिएगा अगर आपने नहीं पढ़ा है तो। अभी मैं आपको शॉर्ट में समझा देती हूँ कि कोशिकाएं, हमारा जो शरीर है वो छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना है। ठीक है, जिस तरह से हमारा जो एक मकान होता है वो छोटी छोटी ईंट से मिलकर बना होता है, बस वैसे ही एक ईंट के ऊपर दूसरी ईंट रखी होती, फिर दूसरी ईंट के ऊपर तीसरी ईंट रखी होती। इसी तरह से एक कोशिका के बाद दूसरी कोशिका होती है, फिर दूसरी कोशिका के बाद तीसरी कोशिका होती है। इस तरह से बहुत सारी, करोड़ों, अरबों, बहुत ज़्यादा ही ढेर सारी कोशिकाएं आपस में मिलकर के हमारे शरीर को बनाती हैं। ठीक है, यानी कि हमारा शरीर का आधार क्या है, कोशिकाएं। क्या आधार है हमारे शरीर का, कोशिकाएं आधार है। ठीक है बच्चों, यानी कि इकाई है वो हमारे शरीर की। ठीक है बच्चों, अब हम लोग जानेंगे इस चैप्टर का परिचय का क्या मतलब, इंट्रोडक्शन। क्या है, परिचय यानी कि इंट्रोडक्शन। ठीक है बच्चों, अब हम लोग पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है, वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं। इसका मतलब ये हुआ। अच्छा, आप एक बात सोचिए, हमारा शरीर जो छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना है, वो कोशिकाएं जब पुरानी हो जाती हैं, कुछ समय बाद जैसे खराब हो गई कोई कोशिका, तो फिर वो उस कोशिका को हमारा शरीर नष्ट करता है। भैया ये कोशिका की आवश्यकता हमें नहीं है तो अब इस कोशिका को निकाल, इसको नष्ट कर दें। और फिर जब वो कोशिका नष्ट हो जाएगी तो उसकी जगह पर एक नई कोशिका लानी पड़ेगी कि नहीं लानी पड़ेगी, नई कोशिका लाना पड़ता है। ठीक है, अभी एक बात और सोचिए आप कि अगर कोशिका को नष्ट करना है तो उसके लिए आपको एनर्जी की आवश्यकता होगी। एनर्जी का मतलब क्या, ऊर्जा क्या, शक्ति, ताकत, इसकी आवश्यकता होगी आपको कोशिका को
नष्ट करने के लिए, या फिर नई कोशिकाओं को जन्म देने के लिए या उत्पन्न करने के लिए आपको नई ऊर्जा की आवश्यकता होगी कि नहीं। तो अगर आप एक बार आप सोचिए कि ऊर्जा आपको कहाँ से मिलेगी, ऊर्जा भैया कहाँ से मिलेगी आपको, कभी सोचा आपने? ऊर्जा हमें भोजन करने से मिलेगी। मम्मी कहती नहीं खाना खा लो नहीं तो आप कमज़ोर हो जाओगे, तो इसीलिए कहती हैं कि अगर हम लोग खाना नहीं खाएंगे, हमें समय पे शक्ति ऊर्जा नहीं मिलेगी, तो फिर हम लोग कैसे अपनी कोशिकाओं की टूट फूट की मरम्मत कैसे करेंगे। ये जो कोशिका नष्ट होती है फिर नई कोशिका बनानी होती है, इन सब की मरम्मत कैसे करेंगे भैया, किस तरह से हम लोग इन सारे काम को करेंगे। तभी तो यानी कि हमें समय पर भोजन करना सही मात्रा पे, कि आप किस मात्रा में भोजन कर रहे हैं, ये बहुत आपके लिए आवश्यक है, बहुत ज़्यादा आपके शरीर के लिए महत्व रखता है। ठीक है बच्चों, तो आप लोग समय पर भोजन करा करिए, सही मात्रा में भोजन किया करें। ये नहीं कि अगर आपको 3 रोटी खानी तो आप 2 रोटी खा रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप अपनी भरपेट खाना खाएं जिससे कि आपको एनर्जी मिले और आप लोग हम अपने शरीर को स्वस्थ रख सकें। ठीक है बच्चों, अब एक बात सोचिए कि जो हम लोग भोजन करते हैं, यानी कि भोजन, इसमें क्या लिखा है, वे सभी प्रक्रम, इसमें बताया गया कि वे सभी प्रक्रियाएं जो सम्मिलित रूप से जो मिल कर के, यानी अनुरक्षण का मतलब होता है कि हमारे शरीर की रक्षा के लिए, हमारे शरीर के लिए, या फिर हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करने के लिए, हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करने के लिए वे सभी प्रक्रियाएं, कौन कौन सी प्रक्रियाएं, भोजन कौन कौन सी ऐसी प्रक्रियाएं हैं जो हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करती हैं। सोचो, खाना खाने से हमें ऊर्जा मिलती है, यानी कि खाना खाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम लोग बच्चों, क्या कहते हैं हम लोग, खाना खाने की प्रक्रिया को पोषण कहते हैं, खाना खाने की प्रक्रिया को। ठीक है बच्चों, एक तो खाना खाने की प्रक्रिया हो गई, हमें मिल गई, ठीक, खाना खाने की प्रक्रिया हमें ऊर्जा प्रदान करती है। दूसरा क्या हुआ, वो सांस लेने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, श्वसन, क्या कहते हैं, श्वसन। ठीक है बच्चों, सांस लेने की प्रक्रिया। अब खुद सोचिए, अगर आप सांस ना लें तो आप तो मर जाएंगे कि नहीं, हम लोग मर जाएंगे। अगर सांस लेना हम लोग बंद कर दें तो हम लोग मर जाएंगे, इसलिए हमें आज सांस लेना आवश्यक है। यानी कि सांस लेने से हमें क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है कि हम लोग नई कोशिकाएं बना सकें, पुरानी कोशिकाओं को नष्ट कर सकें, भोजन को पचाने में भी सहायता मिलती है, इन सब में हम लोग को सहायता मिलती है। तो वही बताया गया कि वे सभी प्रक्रियाओं, वो इशारा दे रहा है कि उन सभी प्रक्रियाओं के बारे में बात कर रहा है, कि जैसे कि भोजन पचाने की प्रक्रिया हो गई, सांस लेने की प्रक्रिया हो गई, उन सारी प्रक्रियाओं के बारे में बात कर रहा है कि जो मिल करके हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करने का काम करती हैं। उन प्रक्रियाओं को क्या कहते हैं, उन प्रक्रियाओं के नाम बता रहा है कि उन प्रक्रियाओं को जैव प्रक्रम कहते हैं। उन प्रक्रियाओं को क्या कहते हैं, भोजन करने की प्रक्रिया हो गई, सांस लेने की प्रक्रिया हो गई, और भोजन करने के बाद जो वेस्ट मटेरियल होता है, यानी कि अपशिष्ट पदार्थ होता है, यानी कि अपशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर निकालने की जो प्रक्रिया होती है वो, या फिर किसी अपनी जाति की विस्तार के लिए, अपने ही समान संतान को उत्पन्न करने की जो प्रक्रिया होती है वो, ये सारी जो प्रक्रियाएं होती हैं वो हमारे शरीर के लिए होती हैं, हमारे शरीर के स्वास्थ्य के लिए, हमारे शरीर के रखरखाव के लिए, ऊर्जा प्रदान करने के लिए, या फिर अपनी जाति की निरंतरता को बनाए रखने के लिए। इस जाति की निरंतरता से मतलब अभी हम आपको आगे बताएंगे, अभी आप समझ लीजिए। ठीक है बच्चों, ये जो बताया मैंने कि शरीर को ऊर्जा प्रदान करने और जाति की निरंतरता को बनाए रखने के लिए जो भी प्रक्रियाएं काम आती हैं, पोषण हो गया, श्वसन हो गया, और अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालने की जो प्रक्रिया उसे उत्सर्जन कहती हैं, और जो अपने ही समान संतान उत्पन्न करने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम लोग जनन कहते हैं ना। ये सारी जो प्रक्रियाएं इनको कहते हैं जैव प्रक्रम। अब कोई पूछेगा जैव प्रक्रम क्या होता है तो आप लोग बता लोगे ना, बताओ हाँ या ना, बोलो भाई, ठीक है बता लोगे।
मैं समझ रही हूँ कि शायद आप लोग बता लोगे। मैं आप लोग से उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बता लोगे। ठीक है बच्चों, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अगर आपको इस टॉपिक से थोड़ी सी भी कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं आपको फिर से समझा दूँगी। ठीक है, अगर बिल्कुल भी ना समझ में आए तो एक बार वीडियो को फिर से पीछे करना, फिर से एक बार देखना। अभी ये चीज़ आपके लिए नई है, आपको समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। भैया ये क्या है, ये पोषण क्या है, श्वसन क्या है। अगर आपको थोड़ी सी परेशानी हो तो प्लीज़ आप एक बार वीडियो को दोबारा से देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अभी आपकी शुरुआत है ना, तो धीरे धीरे आप लोग समझ जाओगे। ठीक है बच्चों, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। क्या टॉपिक का नाम है हमारा? जैव प्रक्रम क्या है। क्या नाम है हमारा टॉपिक का नाम? फिर से पढ़ो एक बार। जैव, क्या लिखा है? जैव प्रक्रम क्या है। ठीक है बच्चों, अब हम लोग क्या लिखा हुआ है? व्हाट आर लाइफ प्रोसेसेस। क्या लिखा है? एक बार फिर से पढ़ो। व्हाट आर लाइफ प्रोसेसेस। ठीक है बच्चों, हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है, क्या पॉइंट हमारा है? समस्त जीव भोजन करते हैं। इसमें समस्त का मतलब क्या? सभी। ठीक है बच्चों, समस्त का मतलब होता है सभी। जीव का मतलब क्या? जीव का मतलब है मनुष्य, पशु, पक्षी, कीट, ये सब होता है। ठीक है बच्चों, यानी कि सभी जीव, यानी कि सभी मनुष्य, पशु, पक्षी और कीट का मतलब होता है कीड़े मकोड़े भोजन करते हैं। जाहिर सी बात है, सबको कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। सबको क्या आवश्यकता होती है? सबको कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो फिर सब लोग क्या करते हैं? सब लोग भोजन करते हैं ना, भोजन करते हैं। तो ये भोजन करने की जो प्रक्रिया होती है उसे क्या कहते हैं? भोजन करने की जो प्रक्रिया होती है उसे क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। फिर से एक बार मेरे साथ बोलो। भोजन करने की प्रक्रिया पोषण कहलाती है। फिर से आप एक बार बोलिए मेरे साथ। भोजन करने की प्रक्रिया पोषण कहलाती है। अगर जब मैं बोलूं या आप मेरे साथ बोलें तो प्लीज़ आप बोला करें, इससे आपको टॉपिक और अच्छे से समझ में आएगा। आपको टॉपिक जब पेपर आप दे रहे होंगे तब आपको अचानक से याद भी आ जाएगा कि दीदी ने उस समय क्या पढ़ाया था। ठीक है बच्चों, अब हम लोग अपने नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। ठीक है बच्चों, भोजन, क्या लिखा है? भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए। भाई क्या लिखा हुआ है? भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए। जाहिर सी बात है, भोजन से ऊर्जा हमें प्राप्त करनी है, तो करने के लिए भोजन के ऑक्सीकरण हेतु। भोजन के ऑक्सीकरण हेतु का मतलब होता है भोजन को पचाने के लिए। भोजन का जो जटिल रूप है, जटिल का मतलब होता है भोजन का जो बड़ा रूप है। बड़ा का मतलब मैं बताऊं तो जब हम लोग रोटी खाते हैं तो फिर पहले बड़ा होता है रोटी का टुकड़ा, उसके बाद जो दांत होते हैं हमारे उसको महीन कर देते हैं, महीन करके उसको महीन करते हैं और उसको थोड़ा महीन करके फिर हमारे पेट तक पहुंचाते हैं। फिर उसके बाद वो तब भी जब हम लोग रोटी का टुकड़ा खाते हैं तब वो जटिल होता है, दांत महीन करके उसको सरल बनाते हैं। उसका जब हमारे पेट में आता है तब भी वो जटिल होता है, हमारे पेट के लिए तब भी तो जटिल है। फिर वो हमारा जो पेट है उसका ऑक्सीकरण करता है। ऑक्सीकरण का मतलब होता है उसे तोड़ता है, और भी ज़्यादा तोड़ता है, इतना तोड़ता है कि उसकी लुगदी बन जाती है, और जिससे कि हमारा जो पेट है वो आसानी से उसे ऊर्जा प्राप्त कर सके। ठीक है, तो ऑक्सीकरण का मतलब समझ गए ना, कि भोजन को और ज़्यादा सरल अणुओं में तोड़ना। क्या मतलब? भोजन को सरल अणुओं में तोड़ना ऑक्सीकरण हो गया। ठीक है, हेतु का मतलब होता है लिए, के लिए, यानी कि भोजन को और ज़्यादा टुकड़ों में तोड़ने के लिए आवश्यक ऑक्सीजन की मात्रा सभी जीव सांस लेकर प्राप्त करते हैं। जाहिर सी बात है, भोजन को और ज़्यादा टुकड़ों में तोड़ने के लिए हमें और फिर ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी ना। तो फिर हम लोग सांस के द्वारा सांस लेते हैं, सांस
करके हम लोग ऊर्जा प्राप्त करते हैं, जिससे कि भोजन का ऑक्सीकरण होता है, भोजन पचता है, फिर हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है ना। तो सांस लेने की जो प्रक्रिया होती है, क्या मैंने बोला, एक बार ध्यान से सुनो। सांस लेने की जो प्रक्रिया होती है, यानी कि सांस लेने की जो प्रक्रिया होती है उसे श्वसन कहते हैं। क्या कहते हैं सांस लेने की प्रक्रिया को? बोलो, बताओ जल्दी से, क्या कहते हैं? श्वसन कहते हैं। आप कोई भी पूछे श्वसन क्या होता है तो आप फटाक से बता दीजिएगा, ठीक है बच्चों। अब हमारा ये जो नेक्स्ट पॉइंट है, अब उसे हम लोग पढ़ते हैं। हमारे जो 2 पॉइंट हैं क्लियर हो गए ना क्लियर हुए हो तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं उसे और भी ज़्यादा समझाऊंगी। अगर ना समझ में आए तो भी आप स्किप कर एक बार वीडियो को पीछे करके एक बार फिर से देख लीजिएगा, फिर आपको पक्का समझ में आ जाएगा। ओके बच्चों, हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है, अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालते हैं। इसमें बताया गया कि अपशिष्ट पर भोजन से भैया ऊर्जा हम लोगों ने प्राप्त कर ली। अब तो भोजन हमारा वेस्ट मटेरियल हो गया ना, अब तो उसमें कोई काम का पार्ट तो रह नहीं गया कि उसमें कुछ हमारे काम आने वाला हो, वो तो हमारे लिए अपशिष्ट पदार्थ हो गया ना। तो फिर अपशिष्ट पदार्थ का मतलब होता है वेस्ट मटेरियल। इसे अपने शरीर से बाहर निकालने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? उत्सर्जन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? उत्सर्जन कहते हैं, ठीक है बच्चों। अब हम लोग फिर से नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा है? अपनी जाति के विस्तार के लिए संतान उत्पन्न करते हैं। जाहिर सी बात है, जैसे कोई गौरैया चाहती है कि भैया मेरी तरह दिखने वाली चिड़िया बहुत सारी हों। जब हर मतलब प्राणी चाहता है कि उसकी जाति का विस्तार हो, उसकी जाति की निरंतरता बनी रहे। आपने सुना होगा कि बहुत सारी ऐसी जातियां जो विलुप्त हो गई हैं, यानी कि उनकी जाति ख़त्म हो गई है। इसका मतलब है अपनी जाति की निरंतरता को बनाए रखने के लिए हमें अपनी समान, अपने ही जैसी दिखने वाली संतान को उत्पन्न करना होगा। और ये संतान उत्पन्न करने की जो प्रक्रिया है, इसको हम लोग कहते हैं जनन। क्या कहते हैं बच्चों? जनन, ठीक है बच्चों। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे पढ़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पर्यावरण से संवेदनाएं। क्या लिखा है? पर्यावरण से संवेदनाएं ग्रहण करते रहते हैं। इसका मतलब ये है कि भाई जो ये सब हम लोगों को उसमें मिल रहे हैं, जैसे मनुष्य में मिल रहा है वैसे ही पेड़ पौधों में भी होता है। पेड़ पौधों में भी पोषण होता है, पेड़ पौधे भी श्वसन करते हैं, पेड़ पौधे भी उत्सर्जन करते हैं, और पेड़ पौधे भी क्या करते हैं? जनन करते हैं। समझ में आया? यानी कि पेड़ पौधे भी खाना खाते हैं, भोजन करते हैं भैया, उन्हें भी ऊर्जा आवश्यकता होती है ना, उन्हें भी सांस लेने की आवश्यकता होती है, उन्हें भी अपशिष्ट पदार्थों को अपने शरीर से बाहर निकालने की आवश्यकता होती है। वह भी अपनी जाति की निरंतरता बनाना चाहते हैं, इसलिए अपने ही समान संतान उत्पन्न करना करते हैं। समझे बच्चों? हमारे ये 5 पॉइंट्स क्लियर हो गए। कोई भी इसमें प्रॉब्लम हो तो आप एक बार फिर से वीडियो को पीछे करके एक बार दोबारा से देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। उसके अलावा भी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगी, ठीक है। अब उसके बाद क्या लिखा हुआ है? वे सभी प्रक्रियाएं, क्या लिखा है? वे सभी प्रक्रियाएं जो स्वयं को जीवित, क्या लिखा है? जीवित रखने तथा वे सभी प्रक्रियाएं, अब खुद सोचो कौन कौन सी प्रक्रियाएं भैया जो हम लोग को जीवित रखने के काम आती हैं। जीवित रखने के लिए कौन कौन सी आती हैं? पोषण, श्वसन, उत्सर्जन आती है ना भैया। भोजन जब हम लोग भोजन करते हैं तो हम लोग को ऊर्जा मिलती है, श्वसन करते हैं तो ऊर्जा मिलती है, उत्सर्जन करते हैं उससे हमारे शरीर से अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकलते हैं, जिससे हमारे शरीर में कोई भी गंदगी नहीं फैलती, दुर्गंध नहीं फैलती है, हमारा शरीर सुरक्षित रहता है, ये चीज़, ठीक है। तो ये हमारे जीवित रहने के लिए आवश्यक प्रक्रियाएं हैं, हुई ना।
अब हमारा क्या लिखा हुआ है कि तथा अपने समान संतान उत्पन्न करने के लिए, यानी कि अपने समान संतान उत्पन्न करने के लिए कौन सी प्रक्रिया हुई? बोलो बोलो, कौन सी प्रक्रिया हुई? जनन की प्रक्रिया। ठीक है, हम अपने समान संतान उत्पन्न करने वाली कौन सी प्रक्रिया होती है उसको बोलते हैं जनन। ठीक है बच्चों, लिखा हुआ है सभी जीवधारियों के लिए आवश्यक है। भाई ये सारी ये जो 4 प्रक्रियाएं हैं, ये 4 प्रक्रियाएं हमारे लिए आवश्यक हैं कि नहीं? आवश्यक है। हमें अपनी आपको ऊर्जा भी प्रदान करना है, अपनी जाति की निरंतरता भी बनानी है। तो ये सब तो भैया हमारे तो काम की हैं। इनको क्या बोला जाता है? इनका नाम बताया गया कि उन्हें जीवन प्रक्रियाएं, उन्हें क्या कहते हैं? जीवन प्रक्रियाएं। क्या कहते हैं? जीवन प्रक्रियाएं कहते हैं। ठीक है, उन्हें लाइफ प्रोसेसेस, क्या लिखा हुआ है एक बार सही से पढ़िए, लाइफ प्रोसेसेस। आप लोग नाम जो हैं बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़िएगा, इन्हें लिखना सीख लीजिएगा, क्योंकि पेपर में बिल्कुल भी स्पेलिंग मिस्टेक मत करिएगा। ठीक है, अच्छे से लिखिएगा। एक गलती आपके पेपर में आपके मार्क्स कटवा सकती है, इसलिए आप लोग प्रैक्टिस करते चलिए। ठीक है बच्चों, तो आप लोगों ने जान लिया कि जीवन प्रक्रियाएं किन्हें कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम लोग पढ़ेंगे कि शरीर क्रिया विज्ञान या कार्यकी के अंतर्गत इन विषयों का अध्ययन किया जाता है। इसका मतलब ये इसमें ये बताया गया है कि एक ये सब्जेक्ट है। ठीक है बच्चों, शरीर क्रिया विज्ञान, जिसको कार्यकी शॉर्ट फॉर्म में कार्यकी भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, इस सब्जेक्ट के अंदर जब आप लोग हाई स्कूल कर लेंगे, उसके बाद फिर 11th 12th कर लेंगे, उसके बाद अगर आप लोग डॉक्टर बनने के लिए MBBS की जब पढ़ाई करेंगे, तब आपको उसमें एक सब्जेक्ट ऐसा यही सब्जेक्ट मिलेगा, शरीर क्रिया विज्ञान कार्यकी। इसे आप पढ़ेंगे तो इस सब्जेक्ट में आप लोग ये पढ़ेंगे, इन टॉपिक्स के कारण है, इन विषयों का अध्ययन करेंगे। तो इन विषयों का अध्ययन आप करेंगे, कौन कौन से विषय? जैसे पोषण हो गया, श्वसन हो गया, उत्सर्जन हो गया, जनन हो गया, इनके बारे में आप पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, अब आप लोग एक बात मेरी बात सुनिए, ये मैंने जो लिखा हुआ है ना, ठीक इसी तरह आप अपनी किसी कॉपी में लिख लीजिएगा। मैंने आपसे कहा था ना, आपने मेरी पहली वाली वीडियो देखी होगी, आपने मेरी अगर फर्स्ट वीडियो देखी होगी जिसमें लिखा था 9th to 12th इंट्रो लिखा था ना, अगर आपने मेरी पहली वीडियो देखी होगी तो उसमें आपने ये बात सुनी होगी मेरी कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि आपको मैं हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड कराऊंगी। तो मैं आपको इस तरह से हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड कराऊंगी। ओके बच्चों, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, मैं आपसे उम्मीद, देखिए मैं 3 तक काउंट करूँगी, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, 1 2 3। ओके बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ आपसे कि आप लोगों ने अभी तक स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ठीक है बच्चों, हाँ, जिन बच्चों ने अगर मेरी वो पहले वाली वीडियो ना देखी हो तो प्लीज़ आप लोग देख लीजिएगा, वो आपके बहुत काम आएगी। उसमें पता चलेगा कि हमारे चैनल पे आपको क्या क्या प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक है बच्चों, और वो फ्री होगा या फिर पेड होगा, यानी कि मुफ्त होगा या फिर पैसे देकर होगा, आपको ये भी पता चलेगा। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वाली है वीडियो, तो आपको देखना चाहिए। मेरा सजेशन है कि आप उसे देखें। ठीक है बच्चों, आप लोग इसको लिखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, आपके बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा काम आएंगे, बहुत ज़्यादा। जब आपके बोर्ड एग्ज़ाम पास में होंगे तब आपको महसूस होगा कि हाँ, ये हैंड रिटन नोट्स आपके पास होने चाहिए थे। मैंने इन्हें, ये सब सारे जो पॉइंट्स हैं, ये सारे पॉइंट्स बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत इंपॉर्टेंट हैं। बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा जाता है बच्चों कि पोषण क्या होता है, श्वसन क्या होता है, इसकी परिभाषाएँ दीजिए। तो आप बहुत ही आसान परिभाषाएँ हैं जिनको मैंने आपको समझाया है। आप समझ करके अगर आप इन्हें पढ़ेंगे लिखेंगे तो फिर आपको एग्ज़ाम में बिल्कुल भी आप नहीं भूलेंगे, तो फिर आप लिख लीजिएगा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट पेज पे आते हैं। ठीक बच्चों, अब हम लोग आ गए नेक्स्ट पेज पे। ठीक है, क्या लिखा है बच्चों? देखिए, जीवों में होने वाली विभिन्न रासायनिक अभिक्रियाओं को, यानी कि बताया है ना कि जीवों में होने वाली विभिन्न रासायनिक अभिक्रियाओं को, जो हमारे जीव का मतलब मैंने क्या समझाया था, मनुष्य हो गया, जंतु हो गया,
और पशु पक्षी, ये पक्षी हो गए, कीट यानी कीड़े मकोड़े हो गए, इन सब के अंदर शरीर के अंदर बहुत सारी रासायनिक अभिक्रियाएँ होती हैं। फिर इन रासायनिक क्रियाओं को क्या कहते हैं? आप लोग को ये नाम बहुत अच्छे से याद रखने हैं, क्योंकि अभी आगे के भी टॉपिक्स आप पढ़ेंगे, तो फिर जब मैं ऐसे नेम बोलूँगी तो आपको लगेगा ये दीदी क्या बोल रही है। तो फिर आपको याद रखना है कि किस चीज़ को हम लोग क्या बोल रहे हैं, ठीक है। तो फिर हम जीवों में होने वाली विभिन्न रासायनिक अभिक्रियाओं को क्या कहते हैं? जैव रासायनिक अभिक्रियाएं। क्या कहते हैं? जैव रासायनिक अभिक्रियाएं। इंग्लिश में क्या कहते हैं? बायोकेमिकल रिएक्शंस। क्या कहते हैं? बायोकेमिकल रिएक्शन, ठीक है। आपको सभी के नेम हिंदी और इंग्लिश में दोनों में पता होने चाहिए, ठीक है बच्चों। भले आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इंग्लिश में इस चीज़ को क्या कहा जाता है, ठीक है बच्चों। अब हम लोग पढ़ेंगे कि ये क्या लिखा है। जैव रासायनिक अभिक्रियाएं निम्न 2 प्रकार की होती हैं। इसमें क्या लिखा है कि भैया जैव रासायनिक अभिक्रियाएं जो होती हैं वो 2 प्रकार की होती हैं। अब हम लोग जानेंगे कि कौन कौन सी होती हैं, ठीक है बच्चों। हमारी जो पहली अभिक्रिया है इसको बोलते हैं, ये नंबर 1 है हमारी, इसको कहते हैं अपचयी क्रियाएं। क्या कहते हैं? एक बार सुन लो सही से, अपचयी क्रियाएं, अपचयी क्रियाएं, ठीक है। सुन लिया अच्छे से, मेरे साथ बोला भी करिए, जिससे आपको बोलने की प्रैक्टिस हो जाएगी कि किस चीज़ को कैसे बोला जाता है, ठीक है बच्चों। अब देखिए क्या लिखा हुआ है, कैटाबॉलिक रिएक्शंस। क्या लिखा है? कैटाबॉलिक रिएक्शंस, ठीक है बच्चों। अब इनकी डेफिनेशन पढ़ते हैं हम लोग। इन क्रियाओं में जटिल कार्बनिक अणु सरल अणुओं में टूट जाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जटिल कार्बनिक अणु सरल कार्बनिक में टूट जाते हैं। अब आप सोचेंगे कि दीदी जटिल कार्बनिक अणु क्या होते हैं? रुको मैं समझाती हूँ, ठीक है बच्चों। आप जब खाना खाते हो, अभी मैंने बताया था ना, खाना खाते हो पहले रोटी का टुकड़ा बड़ा होता है, उसके बाद आपके जो दांत होते हैं उसे महीन कर देते हैं। जब रोटी का टुकड़ा बड़ा होता है उसको क्या हम लोग कहेंगे? जटिल। फिर उसके बाद फिर महीन हो जाता है तो उसे क्या कहेंगे? सरल, ठीक। उसके बाद फिर हमारे पेट में जाता है वो महीन वाला भोजन, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा जो पेट है, पेट के लिए वो महीन भोजन, पेट के लिए जो वो महीन भोजन जटिल होता है। उस महीन भोजन के जो अणु होते हैं वो जटिल कार्बनिक अणु होते हैं। तो पेट कहता है भैया हम इतना जटिल कार्बनिक अणु नहीं पचा पाएंगे, इसको तो हम थोड़ा सा और महीन करेंगे। तो फिर जो हमारा पेट होता है वो उसको और महीन करता है। महीन करने का मतलब है उस जटिल कार्बनिक अणु को तोड़ता है, और ज़्यादा तोड़ता है तो किस में बदल जाता है? सरल कार्बनिक अणु में। किस में बदल जाता है? सरल कार्बनिक अणु में। समझ गए ना कि जटिल कार्बनिक अणु टूट करके सरल कार्बनिक अणु में बदल जाता है। किस अभिक्रिया में? कौन सी क्रिया है हमारी? अपचयी क्रिया है। इस क्रिया को ध्यान रखना कि अपचयी क्रिया में जटिल कार्बनिक अणु सरल कार्बनिक अणु में टूट जाता है, ठीक है बच्चों। इसमें हमारे क्या एग्जाम्पल है? हमारा एग्जाम्पल है पाचन तथा श्वसन आदि क्रियाएं। पाचन तो आप जानते ही हैं कि भोजन को पचाने में, भोजन हमारा जो पेट है वो भोजन को पचाता है, तो फिर पचाने के लिए क्या करता है? वो जटिल को सरल में तोड़ देता है, जटिल कार्बनिक अणु को सरल कार्बनिक अणु में तोड़ देता है ना। तो इसमें काम आता है हमारा, श्वसन में भी यही काम आता है, ठीक है बच्चों। आप एग्जाम्पल ध्यान रखिएगा, पेपर में आपके बहुत काम आएगा। आपको नाम याद रखना है कि अपचयी क्रिया में क्या होता है। अपचयी क्रिया में जटिल कार्बनिक अणु सरल कार्बनिक अणु में तोड़ देता है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट वाली क्रिया पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्रिया क्या है हमारी? उपचयी क्रियाएं। क्या है हमारी? उपचयी क्रियाएं, ठीक है। इसको बोलते हैं एनाबॉलिक रिएक्शंस। क्या बोलते हैं बच्चों? एनाबॉलिक रिएक्शंस, ठीक है बच्चों। लिखा हुआ है इन क्रियाओं में सरल कार्बनिक अणुओं से जटिल कार्बनिक अणु का संश्लेषण होता है, ठीक है बच्चों।
इन क्रियाओं में सरल कार्बनिक अणुओं का जटिल कार्बनिक अणुओं में संश्लेषण होता है। अब इस चीज़ को हम समझाने के लिए आप सभी ने ऊँट देखा होगा। ऊँट सच्ची मुच्ची नहीं देखा हो तो शायद आपने मोबाइल पे देखा होगा, मूवी में देखा होगा, या फिर किसी शो में देखा होगा आपने। ओके बच्चों, आपने कहीं ना कहीं तो आपने देखा ही होगा, ठीक है। तो फिर आपने उस पर गौर किया होगा कि उसकी जो पीठ होती है, पीठ पर देखा नहीं है किस तरह से ऐसे करके कुबड़ निकला होता है ना। उस कुबड़ को कभी सोचा ये इतना ज़्यादा ऊंचा ऊंचा क्यों है? सोचा आपने? नहीं सोचा तो सोचो अभी। देखो, वो जो कुबड़ होता है वो उसमें वसा स्टोर होती है। वसा का मतलब होता है, यूँ हम लोग सादी बात देसी भाषा में कहें तो फिर उसको तेल कहा जा सकता है, ठीक है। वसा स्टोर होती है। वसा में बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है। वसा बहुत सारी एनर्जी हमें देती है। बस उसमें प्रॉब्लम ये होती है कि वसा पचने में थोड़ा ज़्यादा समय लगता है ना। और जो कार्बोहाइड्रेट होता है बच्चों, वो उसमें एनर्जी वसा की अपेक्षा कार्बोहाइड्रेट में एनर्जी कम होती है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट बहुत जल्दी पच जाता है ना। तो तभी कभी आपने देखा है कि जो डॉक्टर होता है वो जब पेशेंट होता है उनका बहुत ज़्यादा गंभीर होता है, बहुत ज़्यादा सीरियस पेशेंट होता है, बहुत ज़्यादा, तो फिर उसको ग्लूकोज चढ़ाते हैं। ये नहीं कि फटाक से डॉक्टर गए 1 चम्मच घी खिला दिया गाय का कि भैया वसा खिला दो, फटाक से ढेर सारी ऊर्जा दे भैया, ऊर्जा तो ढेर सारी होगी उसमें, लेकिन वो जब तक बस घी जाके उनके पेट में पचेगा, जो मरीज है, पेशेंट है, उसके पेट में जाके जब तक पचेगा तब तक तो वो भैया मरीज चल बसे, क्या पता है। तो उसके चल बसने का इंतज़ार थोड़ी करना है। तभी डॉक्टर्स लोग, जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज एक कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है बच्चों। तो ग्लूकोज को तभी जो पेशेंट होता है उस पर ग्लूकोज चढ़ाते हैं। भले ग्लूकोज में बस घी की अपेक्षा कम एनर्जी होती है, लेकिन वो इंस्टेंट एनर्जी देता है, यानी कि तुरंत शक्ति देता है, तुरंत ऊर्जा देता है। समझ गए ना। तो फिर जो वसा होती है ऊँट में, ऊँट क्या करता है, वो खाना खाता है। तो खाने में जो वसा होती है सरल कार्बनिक अणु में होती है। फिर जो ऊँट होता है, ऊँट के शरीर में कुछ क्रियाएं अंदर होती हैं, क्रियाएं कुछ टगड़म चलती है अंदर शरीर के अंदर। वो सरल कार्बनिक अणु जो उसके वसा की होती है उसको जटिल कार्बनिक अणु में कर देते हैं। जटिल कार्बनिक अणु में करके फटाक से अपने कुबड़ में पहुंचा देते हैं। फिर आप लोगों ने सुना होगा, आप लोग जानते ही होंगे कि जो ऊँट होता है 30 दिनों तक बिना खाए पिए रह सकता है। भैया इतनी एनर्जी आती कहाँ से 30 दिनों तक? हम लोग तो 1 घंटे भी नहीं रह पाते हैं, तुरंत भूख लगाती है। तो ऊँट इसलिए रह पाता है क्योंकि जब उसको खाना नहीं मिलता है तो वो अपने कुबड़ से वसा थोड़ी थोड़ी ले लेकर पचाता रहता है, उसको एनर्जी मिलती रहती है ना भैया, तो मिलती रहती है। ये होता है काम। समझ में आया? अब कोई पूछेगा कि ऊँट के ऊपर जो कुबड़ होता है वो क्यों होता है, तो अब बता देना, नाक मत कटवाना मेरी, ठीक है बच्चों। अब समझ गए होंगे आप, ये इन क्रियाओं में सरल कार्बनिक अणु का जटिल कार्बनिक अणुओं का संश्लेषण होता है। समझ गए ना। इनको क्या कहते हैं? उपचयी क्रियाएं कहते हैं। इसका एग्जाम्पल अब हम लोग समझ लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है? यानी कि जैसे क्या है हमारा, पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा कार्बनिक यौगिकों का संश्लेषण। पौधों में जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, आप लोग जानते होंगे कि पौधे भोजन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में बनाते हैं। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्यों बनाते हैं? क्योंकि सूर्य से प्रकाश संश्लेषित करते हैं, ठीक है बच्चों। उसमें कार्बनिक यौगिकों का संश्लेषण करते हैं। क्या लिखा है? तथा जंतुओं में का क्या मतलब है? जो हमारा जो ऊँट होता है उसके बारे में बात कर रहे हैं कि जंतुओं में वसा स्टोर कर लेते हैं। ऊँट अपने ऊपर पे वसा स्टोर कर लेता है। प्रोटीन स्टोर, हमारे जो जंतु प्रोटीन कर लेते हैं। न्यूक्लिक अम्ल संश्लेषित कर लेते हैं। संश्लेषित का मतलब होता है स्टोर करना, ठीक है। समझे बच्चों? समझ गए ना। अब सारे टॉपिक्स कंप्लीट हो गए। अब इसी जो रिलेटेड नेक्स्ट टॉपिक हैं वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, ठीक है बच्चों। इस चीज़ को भी आप फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 1 2 3
मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया है, और मैं ये भी उम्मीद करती हूँ कि आप सभी मेरा कहना मानेंगे और अपनी एक कॉपी में सुंदर सुंदर हैंड राइटिंग में लिखोगे। ठीक है बच्चों, और तैयार भी करना है आपको। मेरी नेक्स्ट वीडियो देखने से पहले ये सब आपको फटाक से तैयार होना चाहिए, एक भी चीज़ नहीं छूटनी चाहिए। कुछ भी क्वेश्चन हो फटाक से मेरे कमेंट बॉक्स में आना चाहिए, मैं आपको पक्का रिप्लाई करूँगी, वो भी टाइम टू टाइम। ओके। अच्छा, मैं आपको एक और भी बात बताना चाहती हूँ। आप लोग को मैं ये बताना चाहती हूँ कि आपको मेरे चैनल पर स्टडी रिलेटेड वीडियोस प्रोवाइड की जाएंगी। 9 टू फिलहाल 10th क्लास की जो स्टडी रिलेटेड जो वीडियोस हैं वो आपको मिलेंगी। ठीक है बच्चों, क्लास 10th की जो मैथ की है वो भी आपको मिलेगी, बायो मिलेगा, फिज़िक्स मिलेगा, केमिस्ट्री मिलेगा। वैसे तो मैं अकेली हूँ, मुझे ढेर सारी वीडियोस बनानी पड़ती हैं, थोड़ा सा बस समय लग सकता है कि शायद एक दिन में आपको 2 ही वीडियोस मिले, लेकिन थोड़ा सा सब्र कर लीजिएगा। आपको मैं रोज़ प्रोवाइड करवाऊँगी। आपको बोर्ड से पहले आपका जो सिलेबस है उसे कंप्लीट करवा दूँगी, आप जिससे बोर्ड में अच्छा स्कोर कर सकें। ओके बच्चों, आपको मेरे चैनल पे हैंड रिटन नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे। देखो मिल रहा है ना, मैंने अपना वादा पूरा किया ना। इसी तरह से इस पूरे साल भर मैं आपको हर एक सब्जेक्ट के नोट प्रोवाइड कराऊंगी। आपको मैं जिस तरह से नोट तैयार करके दे रही हूँ फ्री में, वो भी इसके लिए कोई भी पैसा मैं नहीं ले रही हूँ बच्चों। मैं आपको पढ़ा रही हूँ या फिर इन नोट्स प्रोवाइड करा रही हूँ, इस सब के लिए मैं एक भी पैसा आपसे नहीं ले रही हूँ। मैं आपको गारंटी कर से कह सकती हूँ कि पूरे यूट्यूब पे इस तरह से इतने अच्छे नोट्स आपको नहीं प्रोवाइड कोई नहीं कर रहा होगा, मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ। प्लीज़ आप इस सुविधा का लाभ उठाएं और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट किया करें। इस पता है आप लोग ये सब करते हैं ना तो मुझे मोटिवेशन मिलता है। मैं नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए मुझे फिर इतने ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है ना, मन भी लगता है मेरा वीडियो बनाने में, और फिर लगता है कि इतने सारे बच्चे मेरे ऊपर निर्भर हैं, पढ़ना चाहते हैं मुझसे, तो मुझे उनके लिए कुछ करना चाहिए। तो प्लीज़ बच्चों चैनल को मेरे सब्सक्राइब करा करिए, वीडियो को लाइक किया करिए, शेयर कर दिया करिए अपने मित्रों के साथ, कमेंट किया करिए। अगर आपको अच्छा लगे तो भी बता दिया करिए, अगर ना अच्छा लगे तो मेरी कमी बता दिया करिए, जिससे कि मैं अपने अंदर सुधार करूँगी, आपको और भी अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करूँगी। ठीक है, ये बात आप समझिए। जिस तरह से आपको मुझसे मोटिवेशन मिलता है उसी तरह से आपसे मुझे मोटिवेशन मिलता है, तो प्लीज़ थोड़ा सा मोटिवेशन मुझे दे दिया करिए। ठीक है, हैंड रिटन नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, मेरा फुल गाइडेंस रहेगा बोर्ड एग्ज़ाम तक, उसके आगे भी रहेगा मेरा फुल गाइडेंस। ओके, कोई भी क्वेश्चन हो फटाक से पूछा करो हमसे, फटाक से मैं आंसर दूँगी। ओके, और क्या लिखा हुआ है, फ्री फॉर ऑल स्टडी मटेरियल, यानी कि आपको मेरे चैनल पर सब कुछ फ्री मिल रहा है। लूटो इस ऑफ़र को। ओके, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करा करो बच्चों, लाइक किया करो, शेयर किया करो और कमेंट किया करो। ओके, मुझे आपसे बहुत मोटिवेशन मिलता है। फ़िलहाल तो अभी मेरा नया चैनल बना हुआ है, प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट किया करो। मैं एक अच्छे काम को करने की कोशिश कर रही हूँ, आप लोग अगर मुझे सपोर्ट करेंगे तो मेरा मनोबल बढ़ेगा और मैं इससे भी और अच्छे से और भी ज़्यादा मन लगा के काम करूँगी, है ना, और भी अच्छे से आपको पढ़ाऊँगी। और मैं ये सब पता है क्यों कर रही हूँ, मैं उन बच्चों के लिए कर रही हूँ जिन बच्चों के घर के आसपास कोई कोचिंग नहीं है या फिर स्कूल का गाइडेंस नहीं मिल पाता है, उन बच्चों की स्कूल बहुत दूर हैं, वो बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं, या फिर उनकी कोचिंग की फ़ीस बहुत हाई है, वो बच्चे बहुत गरीब हैं जिस वजह से कोचिंग नहीं पढ़ पाती हैं। तो फिर वो बच्चे लेकिन पढ़ना चाहते हैं, उन बच्चों के अंदर पढ़ने का जज्बा है। अगर आपके अंदर सच में जज्बा है तो आप इस तरह से भी पढ़ाई करके बोर्ड में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ कि आप केवल और केवल यूट्यूब से पढ़ करके आप बोर्ड में टॉप कर सकते हो, टॉप। तो प्लीज़ आप यूट्यूब से लगातार पढ़ें, रोज़ थोड़ा थोड़ा पढ़ें। मैं आपको एक दिन में बहुत सारी वीडियो नहीं प्रोवाइड कराऊंगी, थोड़ा प्रोवाइड कराऊंगी जिससे कि आपको समय मिल सके खुद से भी पढ़ने का। आप घर पर खुद से भी पढ़ा करिए, ठीक है। अगर आप इस तरह से भी पढ़ेंगे तो आप बहुत अच्छा कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा। आप अच्छे नंबर ले सकते हैं बोर्ड में,
ठीक है। मैं आपको लिखने का तरीका भी बताऊंगी कि बोर्ड एग्ज़ाम में कैसे लिखा जाता है, किस तरह से बोर्ड एग्ज़ाम को कैसे डील करना है, सब कुछ मैं आपको बताऊंगी। बस आपको मेरे साथ बने रहना है, आपको बस थोड़ा सा मुझे सपोर्ट करना है। प्लीज़ सपोर्ट करिएगा माय डियर स्टूडेंट्स। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय माय डियर स्टूडेंट्स।